ईरान जो इस वक्त दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल देश बना हुआ है, वही ईरान एक समय में दुनिया का सुपर पावर देश कहलाता था। जी हाँ, दुनिया का सबसे पहला सुपर पावर देश पर्शिया यानी फारस था, जिसे आज के टाइम में हम और आप ईरान के नाम से जानते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको उसी ग्लोबल ईरान के बारे में बताऊंगी, कैसे पर्शिया से ईरान बना और फिर ईरान को वेस्ट के कंट्रीज ने कैसे इस्तेमाल किया और आज फिर से वही ईरान वेस्ट के कंट्रीज के निशाने पर है। देखिए, ईरान काफी इंपॉर्टेंट देश शुरू से ही है, क्योंकि ईरान रशिया यानी उस समय के यूएसएसआर के काफी क्लोज था और ईरान ही वो देश है जो पूरे एशिया को मिडिल ईस्ट से जोड़ता है और ईरान के पास ऑयल भी काफी है। ये कहानी भारत में हुए ब्रिटिश रूल की कहानी की तरह है बिल्कुल। पर्शिया की ये जो ईरान बनने की कहानी है, इसे मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ ताकि आपके लिए आसान हो समझना, क्योंकि मेरी कोशिश मेरे वीडियोस में यही रहती है कि जितने आसान तरीके से मैं आपको एक कहानी की तरह पूरी हिस्ट्री को बता सकूँ। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं इस कहानी को हम। तो उसका सबसे पहला जो पार्ट है, चैप्टर 1 जो है, वो 1900 से शुरू हुआ। देखिए, 1901 में एक ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर विलियम नॉक्स डार्सी ने ईरान के शाह, जिसका पूरा नाम मुजफ्फर अद-दिन शाह कजर था, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसे डार्सी कंसेशन कहा गया। इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डील ये हुई कि ईरान में जो भी ऑयल निकलेगा उसके फुल राइट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के पास होंगे। ब्रिटिश एम्पायर ने 1900 से ही ईरान में ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनीज बनानी शुरू कर दी थी। जैसे ब्रिटिश इंडिया कंपनी इंडिया में आई तो बिजनेस करने थी, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, रूल ही किया ना इंडिया में। ठीक उसी तरह एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनीज भी ईरान में कर रही थी। ईरान के मुजफ्फर अद-दिन शाह कजर ने यूरोप से बहुत ज्यादा लोन लिए हुए थे, जिसका भुगतान ईरान में निकलने वाले ऑयल के पैसों से किया जा रहा था। इस दौरान ईरान में जितना भी ऑयल प्रोड्यूस होता था, उसके प्रॉफिट से ज्यादा एंग्लो ईरानियन कंपनीज को टैक्स पे करना होता था। तो ईरान के हिस्से में तो कुछ नहीं आता था, मतलब ऑयल ईरान का था बट प्रॉफिट ब्रिटिशर्स का था। अब ये जो डार्सी कंसेशन था वो चला 60 साल, मींस 1961 में ब्रिटिशर्स ने एक और होशियारी दिखाई और एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाने की बात होने लग गई। लेकिन इस वक्त तक ईरान के लोग ब्रिटिशर्स का गेम समझ चुके थे। अब इस डार्सी कंसेशन का टर्म पूरा होने से पहले ईरान में एक स्ट्रॉन्ग नेता की एंट्री हुई, जिनका नाम था मोहम्मद मोसाद्देह, जो कि 1951 में ईरान के प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में डार्सी अग्रीमेंट को चैलेंज किया। उन्होंने उस वक्त डार्सी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कहा था कि ये अग्रीमेंट ईरान को झांसे में देकर बनाया गया है। ऑयल ईरान का है तो ऑयल पर पहला हक ईरान का ही होना चाहिए। उसके बाद मोसाद्देह ने ईरान के ऑयल को नेशनलाइज कर दिया। बस मोसाद्देह के इसी कदम के बाद से ब्रिटिशर्स के निशाने पर वो आ गए थे। ब्रिटिशर्स ने अमेरिका की हेल्प ली और इसके बाद CIA ने ऑपरेशन एजेक्स चलाया। इसके बारे में तो ज्यादातर लोग जानते हैं, आपने भी सुना होगा। ईरान में तख्ता पलट कराने के लिए ऑपरेशन एजेक्स चलाया गया था। मोसाद्देह को जेल में डलवा दिया गया और फिर ईरान का कंट्रोल आया शाह मोहम्मद रिजा पहलवी के हाथ में। ये बंदा यूरोप का पढ़ा लिखा था, वहाँ से इसकी एजुकेशन थी, इसका जो थॉट प्रोसेस था और इस बंदे का जो लाइफस्टाइल था वो पूरा वेस्टर्न कल्चर जैसा था और ये अमेरिका का अच्छा दोस्त भी था। ईरान की जो वीडियोस हम देखते हैं ना, जिनमें फीमेल्स को फुल फ्रीडम है और फीमेल्स ड्राइव कर सकती हैं, जो मनाया कपड़े पहन सकती हैं, अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती हैं, ड्राइव कर सकती हैं, वो सारे जो वीडियोस ईरान के आप देखते हैं महिलाओं की आज़ादी वाले, वो इसी टाइम के वीडियोस हैं, इसी वक्त के वीडियोस हैं। उस वक्त ईरान जो है पूरे गल्फ रीजन में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश माना जाता था। ईरान में जैसे बदलाव हो रहे थे वैसे और उतनी तेजी से मिडिल ईस्ट के किसी और देश में बदलाव नहीं हो रहे थे। शाह ने ईरान में इतनी तेजी से और इतना ज्यादा मॉडर्नाइजेशन लाने की कोशिश की थी कि वो बहुत तेजी से प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ रहा था। अब चैप्टर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस दौर में ईरान में एक और नेता की एंट्री हुई थी, जिनका नाम था अयातुल्लाह खुमैनी। जहां शाह अपने पैलेस से रूल करता था, खुमैनी लोगों के बीच रहकर उनका लीडर बनते हुए नजर आ रहे थे। लोग उनको अपने जैसा महसूस करते थे, उनसे अपनी परेशानियां कह सकते थे, उनसे अपनी बात कह सकते थे। वो ज्यादातर खुमैनी लोगों के बीच ही देखे जाते थे। खुमैनी ने ईरान की सभ्यता का एक नया वर्जन लोगों के सामने रखा, जिससे वहाँ के लोग कनेक्ट करने लगे, वहाँ के लोग उससे इम्प्रेस होने लगे। और जो वर्जन खुमैनी ने लोगों के सामने रखा वो एंटी वेस्ट था। इन्हीं विचारों की वजह से खुमैनी को 14 साल एग्जाइल में काटने पड़े, जिसके बाद खुमैनी को लोगों की सिंपैथी मिलने लगी और शाह को अन इस्लामिक बताया जाने लगा।
1978 में एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में शाह ने खुमैनी को देशद्रोही कह दिया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया और ईरान के लोगों ने अन इस्लामिक कल्चर को उखाड़ फेंकने की लहर उठा दी। उस वक्त शाह ने अपने फ्रेंड अमेरिका से मदद मांगी, लेकिन वहां से उसे कोई मदद नहीं मिली, क्योंकि उस वक्त अमेरिका वियतनाम में जंग हारा था, तो उसे एक और नई वॉर शुरू करनी नहीं थी, वो हेजिटेट कर रहा था। इसी के बाद साल 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ। मार्च 1979 में ईरान के 98.2% लोगों ने इस्लामिक रिपब्लिक की मांग की और 1 अप्रैल 1979 को खुमैनी ईरान के सुप्रीम लीडर बने। इस वक्त ईरान ने सिर्फ अपनी सरकार नहीं बदली थी, बल्कि अपनी आइडेंटिटी बदल ली थी। यहाँ पर एक वेस्ट कल्चर को मानने वाला देश, पूरा खुलेपन को फॉलो करने वाला देश इस्लामिक कल्चर की तरफ आगे बढ़ रहा था और आइडेंटिटी बदल लेना सिर्फ यही नहीं था, वो एक ऐसा देश बना जिसके लिए मजहब सबसे पहले था। और इस वक्त हुआ ये कि खुमैनी ने सारी पावर ना अपने पास रखी। कॉन्स्टिट्यूशन हो, लॉज हो, इलेक्शन हो या फिर कल्चर हो, सब कुछ एक आइडियोलॉजी के हिसाब से रीराइट किया गया इस वक्त। और यही से ईरान के लोगों को मोनार्की कल्चर के खत्म होने का, आजादी के खत्म होने का एहसास तो होने लगा था। हालांकि शाह को हटाने के लिए और इस्लामिक रिपब्लिक की मांग में जिन 98% लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था, उन सब में कॉमन एक बात थी, उनका शाह पर गुस्सा था। वो जो गुस्सा था वो कॉमन था, बट ये सभी लोग एक ही आइडियोलॉजी को नहीं मानते थे। सबकी अलग अलग आइडियोलॉजी थी। कुछ जर्नलिस्ट थे, कुछ लिबरल्स थे, तो कोई इस्लामिक आइडियोलॉजी को मानने वाला था, कोई कल्चरल था, किसी को मोनार्की पसंद थी, किसी को कुछ फॉलो करना था, किसी को कुछ फॉलो करना था। अब अलग अलग तरह के लोगों को कंट्रोल करना खुमैनी के लिए प्रायोरिटी बन चुका था, क्योंकि ये बात वहां पर तेजी से उठने लगी थी। इसलिए नया कॉन्सेप्ट ईरान में लाया गया, गार्डियन ऑफ काउंसिल। पहली पार्लियामेंट में पास हुए किसी भी बिल को ओवरटर्न करने की वीटो पावर, और दूसरी जो पावर थी वो थी इलेक्शन का सुपरविजन, और तीसरी जो पावर थी इलेक्शन में खड़े होने वाले हर मेंबर को अप्रूव या डिसक्वालीफाई करने की पावर। यानी कोई भी लॉ अगर इस्लामिक डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट जाता तो उसे रिवर्ट कर दिया जाता था। इलेक्शन का सुपरविजन करना, इस तरह की जो वीटो पावर वहाँ पे मिली, उससे हायर अथॉरिटीज के पास बहुत पावर आ गई, स्पेशली उन लोगों के पास जो खुमैनी के क्लोज थे। अब इन पावर से वहाँ जो प्रॉब्लम होनी शुरू हुई वो ये कि हायर अथॉरिटीज को वहाँ लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। इन्हीं सब के बाद ईरान के हालात बिगड़ने लगे। जो रिजीम चेंज अच्छा सोचकर लोगों ने जिसका साथ दिया था, जो रिजीम चेंज अच्छा सोचकर लाई गई थी, वही रिजीम चेंज वहाँ इतनी पाबंदियां लगा देगी कि हालात शाह के लीडरशिप के मुकाबले काफ़ी खराब हो जाएंगे। ये किसी ने नहीं सोचा था। 1989 में अयातुल्ला खुमैनी की मौत हो गई। इसके बाद लोगों को लगा कि फिर से ईरान में कियोस हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि इस वक्त पावर में आए अली हुसैनी खामेनेई। ये वही है जिन्हें अभी इस वाले वॉर सिचुएशन में अमेरिका ने मार गिराया, और ये अपने लीडरशिप के दौरान, पूरे लीडरशिप के दौरान, और जब से ये लीडर बने तब से ये कंट्रोवर्सी में रहे हैं। इनके कंट्रोवर्सी में रहने का सबसे पहला कारण था अपनी हाईएस्ट रैंकिंग शिया क्लैरिक ना होने की वजह से। हालांकि पावर में आने पर शिया क्लैरिक की रैंकिंग वाले लॉज में कुछ चेंजेस कर दिए गए थे, बट ये भी एक कारण था इनके, जब ये पावर में आए थे उस वक्त इनका कंट्रोवर्सी में रहने का। और इसके अलावा एज अ लीडर भी खामेनेई 3 चीजों के लिए काफी इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल माने जाते हैं। पहला, ईरान को न्यूक्लियर पावर बनाने का आइडिया इन्होंने शुरू किया था, क्योंकि खामेनेई ये समझ चुके थे कि जो देश न्यूक्लियर पावर नहीं है वो देश हमेशा अंडर थ्रेट रहेगा। और इन्होंने ही ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया था, जिसे ईरान अपने एनर्जी पर्पसेस के लिए बताता आया है। लेकिन वेस्टर्न इंटेलिजेंस को शक था कि ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। हालांकि वेस्टर्न इंटेल को इसके सबूत आज तक नहीं मिले हैं। अब बात कर लेते हैं चैप्टर 3 की। उधर खामेनेई का मानना ये था कि अमेरिका हमेशा ईरान पर प्रेशर बढ़ाना चाहता है। खामेनेई को कंट्रोवर्शियल बनाने वाला जो रीजन नंबर 2 है वो ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क भी है। देखिए, ईरान गाजा में तो हमास को, और लेबनान में हिजबुल्लाह को, और यमन में हुतीज को फंड करता था। और यही कारण है अमेरिका ईरान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर कहता आया है। और खामेनेई का कंट्रोवर्सी में रहने का जो सबसे बड़ा रीजन जो है वो है एक स्लोगन जो खामेनेई ने दिया था। ये वही स्लोगन है जिसे इस वॉर टाइम में काफी सुना गया होगा। खामेनेई ने ईरान को एक स्लोगन दिया था जिसे डेथ
टू अमेरिका कहा गया था। इस स्लोगन का मीनिंग ये बताया गया कि ये स्लोगन नॉर्मल अमेरिकन के लिए बिल्कुल नहीं है, ये स्लोगन अमेरिकन लीडर्स के लिए है जो अमेरिका को कंट्रोल करते हैं। 2019 में खामेनेई ने इस स्लोगन का जिक्र करते हुए ट्रम्प, बोल्टन और पोम्पियो का नाम भी लिया था। और इतना ही नहीं, इसी दौरान ईरान की कुछ फोर्स ने इजरायली डिप्लोमेट्स को टारगेट भी किया था। खामेनेई के 36 साल के रूल में ईरान में काफी बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए जिन्हें ब्रूटली खत्म किया गया। 1999, 2009, 2019, 2022 और 2022 में महसा अमीनी प्रोटेस्ट में 348 लोग मारे गए थे, जिसमें 50 बच्चे थे। 2025 और 2026 में तो 7,000 से ज्यादा लोग मारे गए। खामेनेई प्रोटेस्टर्स को खुद दंगाई कहते थे और वो खुद इन लोगों को मरवाने के ब्रूटली एक्शन लेने के आदेश देते थे। और यही कारण है कि ईरान अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 बना हुआ है। ये भी एक इंटरनेशनल रिलेशंस और डिप्लोमेसी की एक अलग थ्योरी है कि जिस ईरान में लोगों को ब्रूटैलिटी से और टिपिकल आइडियोलॉजी से निजात दिलाने, छुटकारा दिलाने के लिए अमेरिका मसीहा बना है, उसी ईरान को वो तेल के लिए कितने सालों से इस्तेमाल करता हुआ आ रहा है। तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अमेरिका का ईरान के साथ जंग में आखिर असली मकसद क्या है। आपको क्या लगता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।